आज हम बात करेंगे कि C++ जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अंदर हम कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। C++ को अमूमन एक मुश्किल लैंग्वेज समझा जाता है। देखें, कंप्यूटर लैंग्वेज जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल मुश्किल नहीं होती। सबसे अहम बात यह है कि आप उसके कंसेप्ट्स को ज़रूर समझें, और अगर आप कंसेप्ट्स को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आप ना सिर्फ C++ बल्कि किसी भी लैंग्वेज को बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप इसकी GUI देखते हैं, C++ की ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देखते हैं, तो आपको एक ब्लू कलर की स्क्रीन नज़र आती है। बेसिकली ये एडिटर मोड होता है जिसके अंदर आप प्रोग्रामिंग का कोड लिखते हैं। ये कोड जो होता है, ये आप जब लिखते हैं, कर्सर आपको नज़र आएगा और आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको सबसे पहले हेडर फाइल्स ऐड करनी होती हैं। हेडर फाइल्स क्या होती हैं? बेसिकली हेडर फाइल्स जो हैं वो जो आप प्रोग्राम कोड लिखते हैं वो असिस्ट करती हैं कंपाइलर को जब प्रोग्राम आप रन करना चाहते हैं। अब आपको जो हेडर फाइल्स रिक्वायर हैं वो आपको जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं उसके मुताबिक मालूम होती हैं। अब जो बुनियादी किस्म की हेडर फाइल्स हैं जो तकरीबन तमाम प्रोग्राम्स में ही जिनकी ज़रूरत पड़ती है वो कुछ ऐसे हैं iostream और conio.h। तो हेडर फाइल को हम प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में ऐड करते हैं। और कैसे ऐड करते हैं? आपने हैश साइन डालना है, इंक्लूड लिखना है। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि आप कैपिटल और स्मॉल का ख्याल रखेंगे। iostream.h लिखने के बाद आप अगली हेडर फाइल ऐड करेंगे, include conio.h। उसके बाद आप जब प्रोग्राम अपना शुरू करने लगेंगे, यानी असल प्रोग्राम शुरू करने लगेंगे, तो आप मेन लिखेंगे। मेन लिखने के बाद आप ब्रैकेट जो है, जिसको कि हम ब्रैकेट बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इसको शिफ्ट दबा के दबाते हैं। इसको शुरू करने के बाद आप असल प्रोग्राम अपना शुरू कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर आपको सबसे पहले कोई भी वैल्यूज़ लेनी है। वैल्यूज़ लेने का मकसद किसी भी तरह की सब्ट्रैक्शन, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करना भी दरकार हो सकती है। क्योंकि हम अभी बेसिक प्रोग्रामिंग से शुरू कर रहे हैं तो हम इसलिए सिर्फ एक छोटा सा बुनियादी प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम दो वैल्यूज़ को सम अप करेंगे। मैं साथ साथ आपको इसकी बाकी डिटेल्स भी बताता रहूँगा। अब जब आप दो वैल्यूज़ लेंगे, मिसाल के तौर पे हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, मसलन हम 10 ले लेते हैं, या हम इसके बजाय डायरेक्ट एक इंटीजर ले लेते हैं। इंटीजर क्या होता है? हम कंप्यूटर को बता रहे होते हैं कि हम आपको एक वैल्यू देने वाले हैं जो कि 32,768 तक हो सकती है। यानी कि इंटीजर लिखने से आप कोई भी वैल्यू जो 32,768 तक हो, 32,768 तक हो, वो आप इसको दे सकते हैं। इसके बाद आपने इसको जब टोटल करना है, इसमें जो वैल्यूज़ देनी है वो आप लिख सकते हैं। मसलन सम बराबर है, हम दो वैल्यूज़ इसको दे लेते हैं, मसलन 10 प्लस, आगे आप प्लस लिखेंगे, ऑपरेटर है 10 प्लस 10। ये लिखने के बाद आप इसको इंटर करते हैं। कोलन मार्क आप हर स्टेटमेंट के आखिर में देंगे ताकि ये लैंग्वेज को बताएगा कि यहाँ से आगे ये नई स्टेटमेंट शुरू हो रही है। इसके बाद आप सी आउट लिखते हैं जब आपको स्क्रीन पर कुछ प्रिंट कराना होता है, तो आप sum लिखेंगे। उसके बाद इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जाएगा। सी आउट के आगे जो भी स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है वो कंपाइलर एज इट इज आपकी रन टाइम मोड के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देता है। इसके बाद आप इंटर करेंगे, फिर सी आउट आप सम लिखेंगे। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि दी टोटल ऑफ टू वैल्यूज, ताकि वो आपको दोनों चीजें मिक्स ना हो। इसके बाद आप जब यहाँ पे सी आउट दोबारा सम लिखेंगे तो देखें इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखा, यानी ये अब स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं है, बल्कि sum सम जो है, जो ऊपर हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है ये वाला,
इसकी वो डायरेक्ट सम लिखने के बजाय इसकी वो वैल्यू प्रिंट करेगा। इसके बाद हमने ये छोटा सा प्रोग्राम बना लिया है। अब हम इसको get.ch लिखेंगे नीचे, ताकि get.ch से मुराद है कि ये प्रोग्राम दिखाने के बाद कंपाइलर जो है वो वहां पे खड़ा रहे जब तक कि उसको कोई प्रेस की ना की जाए या कोई कैरेक्टर इंटर ना किया जाए। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो वो क्या करेगा कि आपको टोटल प्रोग्राम चला के वापस यहीं पे आ जाएगा और आप उसको नहीं देख सकेंगे। get.ch लेने से हमें वो प्रोग्राम वहां पे जब तक रन टाइम में रहेगा, कोई की के क्लिक करने तक या कैरेक्टर क्लिक करने तक वहीं पे आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद आप क्लियर स्क्रीन भी कर सकते हैं, ताकि हर दफा जब प्रोग्राम रन हो जाए तो वो उसको स्क्रीन को वॉश भी कर दें। इसके बाद आप इंटर करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसको कंपाइल करने के लिए आप कंट्रोल F9 यूज करेंगे। ये देखिए, इसने वैल्यू आपको दिखा दी, द टोटल ऑफ 2 वैल्यूज इज इक्वल टू 20। अब ये छोटा सा प्रोग्राम है जो कि हमने रन किया, और इसके अंदर आप देखें जब प्रोग्राम उसने टोटल करके कंपाइलर दिखाया है तो वो वहां पे खड़ा हो गया है कंपाइलर जो है। तो जब आप कोई भी की प्रेस करेंगे get.ch की वजह से तो उसके बाद ये वापस एडिटर मोड में वापस आ जाएगा। इसके बाद आप इसमें अगर देखें तो एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूं कि हम जो वैल्यूज़ हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी लंबी प्रोग्रामिंग में या जहां हमने वैल्यूज़ ज़्यादा यूज़ की हैं, अगर हम चाहते हों कि हम उन वैल्यूज़ को एक ही जगह से तब्दील कर सकते हों जहां से तमाम वैल्यूज़ हर प्रोग्राम में या तमाम प्रोग्राम की तमाम लाइन्स में चेंज हो जाएं, तो उस वक्त हमें क्या करना होगा कि हम इन वैल्यूज़ को, ये जो 2 वैल्यूज़ दी हैं, हम इनको किसी वेरिएबल के अंदर रख सकते हैं। वेरिएबल क्या होता है? जैसे हमने सम लिया है कि सम की अपनी वैल्यू नहीं है, वो वेरी कर सकती है। तो वेरिएबल क्या होता है? जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती और उसकी वैल्यू वेरी करती रहती है। तो हम क्यों ना इन वैल्यूज़ को अगर डायरेक्ट कॉन्स्टेंट्स देने के बजाय कुछ इस तरह से लिख लें कि वैल्यू A और वैल्यू B। A प्लस B। अब इस तरह से वैल्यू अगर हम देंगे तो हम किसी भी स्टेज पर इन वैल्यूज को चेंज भी कर सकेंगे, A और इंटीजर B। अब इस वैल्यू देने के प्रोसेस को हम वेरिएबल को, जो हम वैल्यू देते हैं, इसको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बोला जाता है। यानी वैल्यू देने को हम वेरिएबल इनिशियलाइज करना बोलते हैं। मसलन A को हमने भी वैल्यू 10 दे दी और B को भी इस तरह हमने कोई वैल्यू और लाइक 20 दे दी। इसके बाद सम को ऑलरेडी हमने वेरिएबल लिया हुआ था और ये वैल्यू जो है ये A और B से ले रहा है। बाकी प्रोग्राम को हम नहीं छेड़ते, हमने सिर्फ ये देखा कि हमने वेरिएबल्स के अंदर उन्हीं वैल्यूज को रख दिया है। इसके बाद हम इसको कंट्रोल F9 करते हैं। तो आप इसके बाद जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो इसके बाद देखें ये कैसे रन होता है। ये देखें, द टोटल ऑफ द 2 वैल्यूज इज इक्वल टू 30। अब पहली दफा जब हमने प्रोग्राम रन किया था तो हमने उसको डायरेक्ट कॉन्स्टेंट्स में बनाया था और अब हमने थ्रू वेरिएबल्स इसको ऐड किया है। अब हम वापस एडिटर मोड में कोई भी बटन क्लिक करेंगे, वापस आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखें जो हमने वेरिएबल्स लिए हैं उनके अंदर अगर आप देखें तो आपको एक चीज नजर आएगी कि इन वेरिएबल्स के साथ आपने ये जो इंटीजर लिया है इसको बेसिकली डाटा टाइप बोलते हैं। डाटा टाइप जो है मेमोरी एड्रेस जो है, जो मेमोरी एलोकेशन करनी होती है, वो आपके प्रोग्राम चलने से पहले वहां पे रख देता है। अगर आप कोई पॉइंट्स में वैल्यू लेना चाहें तो आप इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैं 20.5 लिखना चाहता हूं तो अब मुझे यहाँ पे जो डाटा टाइप है वो फ्लोट लेनी होगी। जब आप डेसिमल में कोई वैल्यू लेते हैं तो उसके लिए डाटा टाइप आपको चेंज करनी होती है। अब आप कंट्रोल S करके इसको सेव भी कर सकते हैं, इसको कोई नाम भी फाइल में जाके देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं और सेव करके कोई नाम भी दे सकते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को अगर कंपाइल करते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि ये सही रन होगा
ये इसलिए सही रन नहीं होगा क्योंकि हमने इसकी वैल्यू तो फ्लोट में ले ली है, पर इसकी जो इसमें टोटल जो हम करना चाह रहे हैं वो सम के अंदर जो है वो हमने इसकी डाटा टाइप अभी इंटीजर ही रखी हुई है। तो जब ये टोटल होगा तो इसका आंसर 30.5 आएगा, पर हमने क्योंकि इंटीजर की वैल्यू फ्लोट में नहीं ली तो इसलिए ये हमें उसकी राउंड फिगर ही बताएगा। जैसा कि आप इसको रन करके देखें तो आपको कुछ इस तरह से जवाब 30 ही नजर आ रहा है। इसकी वजह ये है कि उसको जो सम है वो फ्लोट में नहीं है और डाटा टाइप उसकी करेक्ट नहीं है, इसलिए वो कैपेबल नहीं है वो वेरिएबल के वैल्यू प्रॉपर दिखा सके। पर अगर आप देखें मैं इसको फ्लोट कर दूं तो अब जो है आपको जो कंपाइल करने पर कंट्रोल F9 करने पर जवाब जो है वो पूरा डेसिमल में सही नजर आ रहा है जो 30.5 है। अब दोबारा हम की क्लिक करेंगे कोई भी और वापस एडिटर मोड में आ जाएंगे। तो हमने बात ये की है कि डाटा टाइप क्या होती है, वेरिएबल क्या होती है और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है। तो जो वेरिएबल आप लेते हैं उसका जो नाम जो भी सोच के आप कोई भी नाम रख सकते हैं उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। हम आपको वैलिड वेरिएबल्स कौन कौन से हैं वो भी बताएंगे और आपकी स्क्रीन पर भी उनके कुछ रूल्स नजर आ रहे हैं। हर वेरिएबल जो है वो किसी भी अल्फाबेट पे या डिजिट पे भी कंसिस्ट कर सकता है, सिंबल पे भी कर सकता है, पर उसकी कुछ शराइत हैं कि वेरिएबल लेते वक्त आप उसको 8 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लेंगे। इसके अलावा आप जो है जो कीवर्ड्स हैं C++ के अपने उनमें से कोई आप नहीं ले सकते वेरिएबल, और ये बाकायदा रूल्स आप हमारी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं कि वैलिड वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं। वेरिएबल्स लेने के साथ जब आप आइडेंटिफायर कोई भी रख लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं, तो अगला मरला होता है उसको प्रॉपर डाटा टाइप देने का। अगर आपकी वैल्यू 32,768 से ज़्यादा हो, यानी 34,000 हो, 35,000 हो, तो तब आप डाटा टाइप जो है इसकी वो इंटीजर नहीं बल्कि लॉन्ग इंटीजर रखेंगे। लाइक अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे बढ़ा देता हूँ और इसको मैं लाइक 34,000 कर देता हूँ, 34,000 कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे डाटा टाइप भी इसकी चेंज करनी पड़ेगी। और अगर इसको मैं रन करता हूँ नई वैल्यू के साथ तो देखें उसको वैल्यू का इशू आ गया है। तो अगर मैं इसको लॉन्ग इंटीजर ले लेता हूँ तो आप देखें आपको इसकी जो वैल्यू है उसमें प्रॉपरली वो नज़र आएगी। अब देखें इसमें हमने एक काम किया है कि हमने यहाँ तो वैल्यू ले ली है, बट ऊपर हमने जो वैल्यू है उसकी वो फ्लोट ही रखी है सम की। तो अगर हमारे पास वैल्यू कोई ज़्यादा आ रही हो तो हम इसको इन वैल्यूज़ को उस हिसाब से चेंज करेंगे। तो डाटा प्रॉपर टाइप जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो छोटे छोटे एरर्स जो होते हैं वो आपके प्रोग्राम को हैंग कर देते हैं और आपको कंपाइलिंग प्रॉपर नहीं होती। तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को मद्देनजर रखना होता है कि आपकी डाटा टाइप ठीक हो, आपने वेरिएबल प्रॉपर लिया हो। और अब देखें आपको प्रॉपर जो वैल्यू है 34,020 यानी 34,020 वो डिस्प्ले हो रही है, जबकि अगर आप इसको इंटीजर कर दें तो वो वैल्यू हमें प्रॉपर नज़र नहीं आ रही थी। तो आज जो है हमने जो बात की है वो लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन था, वेरिएबल क्या होता है, हेडर फाइल्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, कंपाइलर क्या होता है, कैसे काम करता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है जो एज इट इज प्रिंट होता है, जो भी आप उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देंगे। इसके अलावा हमने गेट कैरेक्टर और क्लियर स्क्रीन पर बात की है। अगले चैप्टर में हम इससे आगे ऑपरेटर्स पे बात करेंगे और इसके अलावा हम कुछ और आर्टिकल्स, लूप, फंक्शन, स्ट्रक्चर्स पे भी हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद अगर आप किसी भी किस्म की अमलन रहनुमाई चाहते हों तो आप मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हमारे पार्टनर इदारों से मुकम्मल फ्री रहनुमाई हासिल कर सकेंगे। इन इदारों की फहरिस्त हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। अमलन रहनुमाई के अलावा आप असाइनमेंट्स, आसान नोट्स वगैरह भी हासिल कर सकेंगे, जबकि कोर्स को समझने और मुकम्मल करने के बाद आप गवर्नमेंट से मंजूर शुदा असनाद भी हासिल कर सकते हैं। इन असनाद या सर्टिफिकेट्स पर आप किसी भी किस्म की गवर्नमेंट जॉब या निजी जॉब करने के अहल होंगे।
किसी भी तरह की मालूमात के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 0334334464 पर कॉल या SMS कर सकते हैं। ilmeasy.com